नमस्कार, मैं हूं मिताली शतुला और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत के रक्षक। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत जगह के दीदार कराने वाली हूं और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है इसके बारे में भी बात कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपकी मुलाकात कराती हूं दमन एंड दीव दादर नागर हवेली की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिलिंद महादेव डुमरे से। मुश्किल मामलों को सुलझाने और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दूरदृष्टि रखने वाले अधिकारियों में से एक हैं डुमरे मिलिंद महादेव। 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी मिलिंद महादेव प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इसी बुनियाद पर अपनी एक अलग पहचान कायम की है। यूनियन टेरिटरी दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप के आईजीपी मिलिंद महादेव के कुशल नेतृत्व में इस क्षेत्र की कानून और व्यवस्था में अहम सुधार दर्ज हुआ है। जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की उन्होंने मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले मिलिंद महादेव बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहते थे। लिहाजा मुंबई यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें पीएसयू में अच्छी खासी नौकरी भी मिली, लेकिन ये नौकरी उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। ये उनके लिए सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन माता पिता के प्रोत्साहन और समर्थन ने उनके हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार किया। मुश्किल हालात से निपटने के लिए उन्होंने सिविल सर्विस कोचिंग संस्थान में पार्ट टाइम नौकरी की। 2006 में उन्होंने यूपीएससी के इम्तिहान में सफल होकर अपने आईपीएस बनने के सपने को पूरा किया। यूपीएस में अच्छी रैंक हासिल करने के बाद मिलिंद महादेव ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिलिंद महादेव दिल्ली पुलिस में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने दक्षिण पश्चिम जिला, उत्तर पश्चिम जिला, अपराध, रेलवे, ट्रैफिक और इंटेलिजेंस जैसे विभागों में काम करते हुए विलक्षण प्रतिभा का लोहा मनवाया। दिल्ली पुलिस में अपनी अलग छाप छोड़ने के बाद उन्हें मिजोरम और पुडुचेरी में भी अहम जिम्मेदारी दी गई। वर्तमान में वो दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले जो आप जनता भी जानना चाहती है, आपकी जो ये ड्यूटी है, एक तरफ आपका दमन है, दूसरी तरफ आपका डीएनएच है और दीव के लिए समंदर पार करके जाना पड़ता है, तो कितना बड़ा चैलेंज है यहाँ पर हर चीज को जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये दोनों टेरिटरी जो थी दमन दीव दादरा नगर हवेली दोनों अलग थी। 26 जनवरी 2020 में ये एक होगी जी। दमन से दादरा नगर हवेली लगभग 35 किलोमीटर है जी। दीव जो है यहाँ से लगभग 750 किलोमीटर है जी। तो जब हमको किसी ओकेजन में जाना पड़ता है जी, तो हम यहाँ पे चॉपर सर्विस और फ्लाइट सर्विस अवेलेबल है जी। तो एज ए यूटी हम जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के, तो हम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो अगर दमन में लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है तो हम डीएनएच से पोस्ट होते हैं और कहीं की वीवीआईपी अरेंजमेंट्स में जो वीवीआईपी विजिट्स होती है तो हम गुजरात और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से मदद लेते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से हमको कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ की डेवलपमेंट को भी काफी ज्यादा सराहाया गया है और प्राइम मिनिस्टर का एक अट्रैक्शन भी है यहाँ पर। लक्षद्वीप की भी उनकी विजिट रही है और यहाँ पर इलेक्शन टाइम की भी बात करूँ, वैसे भी करूँ तो वो काफी विजिट करते हैं और यहाँ पर जो आपका ट्रैक बना है नमोपथ, ये यहाँ पर खुद पीएम ने जब वॉक किया था तो तारीफ करी थी। तो जब ये सारी चीजें होती है, खुद प्राइम मिनिस्टर का जो है ध्यान यहाँ पर है, ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होता है सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। प्रधानमंत्री साहब की विजिट रही है जी एंड हमें बहुत अच्छा एक मौका मिला कि एक छोटी सी ड्यूटी होने के बावजूद भी वो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला और ये जो नए नए प्रोजेक्ट्स जो बने हैं उसका कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन खुद पीएम साहब ने किया। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे यहाँ पर अगर बात करी जाए पॉपुलेशन की, तो लगभग कितनी पॉपुलेशन है? लगभग ये 7 लाख की पॉपुलेशन है। ऑफिशियल फिगर्स का मतलब लगभग 7 लाख की पॉपुलेशन है। अच्छा, 7 लाख की पॉपुलेशन में अगर मैं बात करूँ तो ट्राइबल एरियाज और ट्राइब्स कितने आ जाते हैं? ट्राइबल जो एरिया है वो डीएनएच में ज़्यादा है, मतलब ज़्यादातर उधर ही है और जो बाउंड्री से मिला हुआ है महाराष्ट्र में थोड़ा इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है, मतलब ट्राइबल्स को वहाँ पे ज़्यादा। अच्छा, एक आपकी जो ये ड्यूटी है इसकी बड़ी खूबसूरत बात है,
अमूमन जब भी मैं क्राइम के स्टैटिस्टिक्स को देखती हूँ और ऑल ओवर इंडिया के भी मैं क्राइम का अगर रिकॉर्ड चेक करूँ, एनसीआरबी के डाटा का रिकॉर्ड चेक करूँ, सीसीटीएनएस का देखूँ, तो कई बार तो आपके इलाके में क्राइम रेट में जो रेशो आता है या फिगर आती है वो 1 की आती है। तो मतलब एक कह सकते हैं कि क्राइम फ्री की तर्ज पर ये जो है आपकी यूटी है। हाउ डू यू मेंटेन? जी जरूर चैलेंज है, लेकिन हमें जो सपोर्ट है ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर सर का, एडवाइजर सर का, और एक कंबाइंड एफर्ट की तरह हम इस पे काम करते हैं। मैं और क्राइम्स की भी बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम मैंने देखा है। तो जब बच्चे जवान होते हैं तो जनरली वो लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं, हाफ ऑफ द टाइम लिमिट्स भी क्रॉस कर देते हैं। तो जब यहाँ पे लिमिट्स क्रॉस होती है, कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो गांव का एक प्रेशर होता है, उस अभाव में आके ये लोग कई बार अभियोग पंजीकरण करा देते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि मतलब विक्टिम आपके सामने है, आपको कंप्लेंट भी मिल रही है और उसके बाद मुकदमा विड्रॉ हो रहा है, तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी ये एक सोशल इशू है जी, जिसमें एक माइंडसेट या उनके जो कस्टम्स है उससे रिलेटेड है जी लेकिन हमारे पास जब भी कोई शिकायत आती है जी इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट होता है जी तो हम लॉफुली उस पर एक्शन लेते हैं जी और ये नहीं कि कोई विड्रॉ करेगा इससे हम मान जाएंगे उनका जो 164 स्टेटमेंट से बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो हम लेके इसमें हम सीधा जो भी रिलेवेंट सेक्शन में केस रजिस्टर करके हम आगे की कार्रवाई करते हैं। पॉस्को के केसेस को डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और हिंदुस्तान में जितनी भी यूटीज हैं उसमें आपकी लीडरशिप के अंडर में ये चीज़ सामने आई है कि सबसे स्पीडी रेट से आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई है और आप लोग नंबर 1 है इस तरीके के केसेस को सॉल्व करने में। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। जी ये बहुत अच्छी बात है कि केसेस पर्टेनिंग टू पॉक्सो सेक्सुअल ऑफेंसेस इसमें हम हमारी जो फिगर आती है जो नेशनल पोर्टल है जिसको हम कहते हैं इट्स पोर्टल उसमें हम हमेशा लगभग टॉप पे रहते हैं और पॉक्सो केसेस को लेके हम उसको परस्यू भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। काफ़ी सारे पॉक्सो केसेस में जो एक्यूज रहा है कन्विक्ट रहा कन्विक्शन हुआ अच्छी सज़ा मिल गई फाइन हो गया जैसे 10-10 साल की या 20-20 साल की सज़ा मिली तो ये हमारा एक फोकस रहा है इस एरिया में प्रायोरिटी पे रहा है जिसमें काफ़ी हमारे जो आयोज है इसके बारे में अवेयर है और जब भी कोई पॉक्सो केस होता है उसको वो लॉफुली लॉजिकल एंड तक लेके जाता है। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं क्योंकि काफ़ी कमेंडेबल काम है और ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है पॉस्को के केसेस को लेके डील करना और उसमें इतना मतलब अच्छा रेट रखना कि इंसाफ मिल रहा है लोगों को। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके की आपकी ये ड्यूटी है यहाँ पे क्राइम का नेचर क्या है, किस तरीके का क्राइम ज़्यादा प्रिवेल करता है? देखिए क्राइम ओवरऑल देखा जाए तो एक कंट्रोल्ड ही फैशन में है यहाँ पे जी। ज़्यादातर केसेस कुछ मर्डर के भी होते हैं जी। और केसेस पर्टेनिंग टू थोड़े से साइबर फ्रॉड्स के होते हैं जो OTP या फिर लिंक भेज दिया किसी ने गलती से क्लिक कर दिया या फिर किसी ने कॉल कर ली तो उसमें मोबाइल से या कुछ ऐसा शेयरिंग हो गया जिससे उनके अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए जाते हैं। जी। एक तो ये केसेस है। चोरिया जो है वी कैन से थेफ्ट केसेस जो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं चौल में रहते हैं या कमरे के आसपास होते हैं तो कभी खिड़की खुली या कोई एंट्री कर गया मोबाइल लेके उठा ले गया तो इस तरह के केसेस ज़्यादातर होते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बीच में रोक के पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे बात हम लोगों ने करी है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी हैं और कुछ एक मामलों में यहाँ पर जो है मर्डर्स के केसेस भी काफ़ी हाईलाइट हुए हैं। मैंने खुद ये रिपोर्ट देखी भी है, कवर भी करवाई है। ये एक चैलेंज है बट हम लोगों ने उसको काफ़ी अच्छी तरह से डील किया है। जैसे माइग्रेंट लेबर्स हैं और इंडिया से लोग आते हैं। दूसरा है टूरिज्म भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, वीकेंड्स में काफ़ी भीड़ होती है, आसपास के एरिया के लोग यहाँ पे आते हैं एंजॉय करते हैं। तो इसको लेके हमारे पास एक वेरिफिकेशन का सिस्टम है जो हमारे पास एक ऑनलाइन ऐप है या पोर्टल है जिसे हम कहते हैं ई-बिल बुक। तो ई-बिल बुक एक डिजिटल फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अगर जिसमें जैसे सर्वेंट वेरिफिकेशन है, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन है, टेनेंट वेरिफिकेशन है तो उनके रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं। अभी यहाँ पर काफी खूबसूरत बीचेस भी हैं, घूमने में भी बड़ा मजा आता है और टूरिस्ट काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी रहते हैं। लेकिन एक जमाना था ये स्मगलिंग रूट हुआ करता था, सी के माध्यम से बहुत स्मगलिंग होता था और उसी से जोड़ते हुए आपसे ये भी बात करूंगी कि गुजरात जो है वहाँ पर लिकर बिल्कुल बंद है लेकिन यहाँ कहा जाता है दमन में टैक्स फ्री है।
तो कई लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो ये भी सुनने में आता है कि यहाँ से स्मगलिंग भी होती है दूसरी स्टेट में। पुलिस के पास डायरेक्ट पावर कोई नहीं है कि हम केस रजिस्टर करें। हमारे पास सीजर की पावर है, जो भी माल होता है, जो भी केस प्रॉपर्टी सीज करके हम एक्साइज डिपार्टमेंट वो कार्रवाई करते हैं और फिर वो उनकी कार्रवाई राइट फ्रॉम जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ, उसका बैच नंबर, कितनी क्वांटिटी अलॉटेड, कितना एक्सेस प्रोड्यूस हुआ, फिर उसके हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट। एक यहाँ पर बात करना चाहूंगी क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि अगर आप सूरत की यहाँ से बात करें दमन की, तो दमन से सूरत आपका अटैच्ड है। आप अगर डीएनएच की तरफ जाएं सिलवासा का एरिया, तो वहां से आपका महाराष्ट्र भी टच करता है, गुजरात भी टच करता है। और अगर दीव की बात करें, जो कि आप लोगों को भी चॉपर करके जाना पड़ता है, तो वहां से पूरा वो गुजरात बेल्ट जो है टच होता है। और ये खूबसूरत जगह है तो टूरिस्ट अट्रैक्ट रहता है, और काफी देखा है कि वीकेंड्स पे यहाँ पे काफी भीड़ भी रहती है। तो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो आप कैसे गार्ड करते हैं जो आपकी यूटी के बॉर्डर्स हैं? और दूसरा यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि आपका इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे रहता है, क्योंकि दो स्टेट्स डायरेक्टली आपके बॉर्डर को टच कर रही है। तो ये जॉइंट ऑपरेशन होता है, कभी कहीं जगह हम फॉरेस्ट को भी बुला लेते हैं जी। तो ये अदर डिपार्टमेंट का जो तालमेल है उससे ही चीज़ें हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, जिसके कारण बाकी डिपार्टमेंट से भी हमें मदद मिलती है और इस तरह से हम जॉइंटली इसको करते हैं। यहाँ पर देखा है तो काफी जगह अगर आप सिलवासा की तरफ जाएं डीएनएच, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, फॉरेस्ट एरिया है। तो कई बार ये भी होता है कि इंसान जो क्रिमिनल होता है वो जुर्म करता है, घटना घटित होती है और उसके बाद या तो जंगलों में छुप जाता है या बॉर्डर पार कर लेता है। तो और जब जैसे बरसात का महीना है या फिर मतलब कोई भी सीजन है, ज़्यादा सर्दी वगैरह पड़ रही है, ऐसे में कई बार आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, क्योंकि पुलिस का एक लिमिटेड वो रहता है, जो लोकल है वो दूर से दूर कहीं का कहीं निकल जाता है। तो ऐसे में आप किस तरीके से अपना सारा फ्रिस्किंग का काम करते हैं, आप कैसे मुजरिम को ढूंढते हैं और आपकी क्या क्या रणनीतियाँ रहती हैं? जी, इसमें जरूर जो मुजरिम होता है इस तरह का सहारा लेने की कोशिश करता है। तो इंटर एरियाज में हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस सोर्सेज होते हैं और जो विलेजेस के जो प्रमुख लोग होते हैं, जाने माने लोग होते हैं, उनसे हमारा जो कोऑर्डिनेशन रहता है या रास्ता रहता है, उसके कारण उनसे हमें मदद मिलती है। और जो लोकल जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं विलेजेस के, तो उनसे हमारा टच रहता है, जिसके कारण हमें वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाती है। सर, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट आपके अंडर में है, बाकी यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट और कितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके अंडर में? जैसे मेरे पास यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट तो है, फायर डिपार्टमेंट जी, आई एम डायरेक्टर ऑफ फायर इमरजेंसी सर्विसेज, और तीसरा डिपार्टमेंट है जैसे आईजीपी जेल्स एडमिनिस्ट्रेशन भी है जी, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मेरे अंडर है। तो मैं 4 चार्जेस देखता हूँ साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले मैं आपके जेल डिपार्टमेंट से बात करना चाहूँगी। यहाँ की जेल्स किस तरीके से हैं, कितनी मेंटेन्ड हैं और किस तरीके से आप उन लोगों का ख्याल रखते हैं? यहाँ पे बेसिकली 2 सब जेल्स हैं, दमन में और डीएनएच में। जी, अभी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर में वो बेसिकली काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हमारा एक फुल फ्लेज जेल, एक बड़ा जेल रांधा में, दादरा नगर में बन रहा है जी। वो पूरे स्टैंडर्ड जो मॉडल प्रिजन जो होता है मैनुअल, उसके हिसाब से बनाया है। हीनियस क्राइम हो रहा है, उसके एविडेंस कलेक्शन के लिए आप लोगों को अगर जरूरत पड़ रही है तो क्या आपके पास सारे संसाधन पर्याप्त है या फिर आपको जो आपकी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उससे मदद लेनी पड़ती है? यहाँ पे जब भी कोई ऐसा हीनियस क्राइम होता है तो हमारे हॉस्पिटल्स काफ़ी वेल इक्विप्ड हैं, उसको जी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स या जो भी पोस्टमार्टम बोलो या और मेडिकल एग्जामिनेशन वो अच्छी तरह से करते हैं। जी, एविडेंस कलेक्शन की बात है, उसमें हम असिस्टेंस लेते हैं जो गुजरात और वलसाड के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वहाँ से। जी, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने रिसेंटली जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने 3 जो मोबाइल फॉरेंसिक वैन जो है वो ऑर्डर की है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर से, जी, और वहाँ से हमें लगभग उन्होंने सितंबर तक वो हमारे पास आ जाएगी। तो हम एक तरह से फुल्ली इक्विप्ड हो जाएगी, जो भी हमारी शॉर्टकमिंग्स है वो दूर हो जाएगी और हमारी जो डिपेंडेंसी है एडजॉइनिंग स्टेट पे वो काफ़ी कम हो जाएगी। बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है विजिलेंस, और हमने हमेशा ये चीज़ देखी है कि लोग आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं वर्दीधारी के ऊपर और कहते हैं कि मैनेज हो गया, घूस ले ली, पैसे ले लिए। इस तरीके की जब कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं, क्योंकि 2 पहलू हैं,
जो विक्टिम है वो तो तमाम तरीके की चीज़ों को बोलेगा, कई केसेस में बढ़ा चढ़ा के बोलता है, कई केसेस में जेन्युइन रिपोर्ट आती है, कई केसेस में कल्प्रिट भी हो सकता है कोई पुलिस वाला आपका जूनियर अधीनस्थ, कई केसेस में इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। जब आपको इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आती है कि आप ही के विभाग का अधीनस्थ इस तरीके के कार्यों में लिप्त है, तो किस तरीके के स्ट्रिक्ट एक्शंस आपकी तरफ से लिए गए हैं? हमारी जो कोई भी एंटी करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट है, इवन किसी के बारे में थोड़ा डाउट भी है, तो हम डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी करते हैं और लगता है कि फुल फ्लेज इंक्वायरी करनी है और फर्दर प्रोसेस तो ड्यू परमिशन लेके हम उसको फर्दर इंक्वायरी भी करते हैं। एक यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात है, कई सारे केसेस मैंने देखे हैं और कई लोगों ने मुझे कंप्लेंट भी किया है। अगर मैं बात करूँ दीव की, तो दीव में आप देखा है छोटा सा खूबसूरत सा मतलब बसा हुआ है दीव, आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वहाँ पर अभी वाटर स्पोर्ट्स भी हुए थे जिसमें आम अधिकारी भी आए थे, वहाँ की ब्लू फ्लैग बीच भी है। लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये आम जनता की भी शिकायत है आपके दीव की, वो टैक्सी ड्राइवर्स आते हैं और उनको पता है कि ज़रा सा पार कर लेंगे सरहद पार तो पुलिस क्या कर लेगी, लेकिन वो कई बार टूरिस्ट को तंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गलत तरीके से पैसे चार्ज करते हैं और कई बार ये टैक्सी ड्राइवर्स जुर्म में भी लिप्त रहते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करा हुआ है? कोई भी कंप्लेंट आए उससे हम रजिस्टर करके केस रजिस्टर करके जो भी कुछ जाती भाग है उसको हम पकड़ लेते हैं। सेकेंडली हमारा जो ट्रैफिक जो रेगुलेशन है उसको प्रोसिक्यूशन हम अच्छी तरह से करते हैं। अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है तो उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, जिसके कारण उन पर दबाव रहता है कि मतलब यहाँ पे एक तरह से जो ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ लॉ नहीं परमिट किया जाएगा। जनता भी स्मार्ट है, क्रिमिनल्स भी स्मार्ट है, तो पुलिस के साथ आंख में चोली का खेल चलता है। कई बार कैच करने में दिक्कत होती है। लेटेस्ट इक्विपमेंट गैजेट्स पुलिस को दिए गए हैं, बॉडी कैमरास का कितना इस्तेमाल आपके द्वारा किया जाता है आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बाद? कभी मिसबिहेव के केसेस होते हैं, कभी कुछ वर्बल अब्यूज हो जाता है, कभी कोई एग्रेसिव हो जाता है, तो वो एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड हमारे बॉडी और कैमरा में रहता है। हमें आसानी रहती है कि कल को इट्स अ प्रूफ ऑफ एविडेंस, तो जिससे हमें प्रूफ रहता है कि हाँ कौन गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं कि पुलिस भी गलत हो सकती है, तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। यहाँ पर ड्राउनिंग डेथ के भी कई सारे केसेस मैंने सुने हैं। कई बार कोई सुसाइड कर लेता है, कई किसी के साथ हादसा हो जाता है क्योंकि बीच एरिया है। और यहाँ पर देखा है कि रॉकी बीच है, हाई टाइड लो टाइड का जो है चलन है यहाँ पे, तो लोग अमूमन काफ़ी हद तक आगे निकल जाते हैं और उसके बाद चपेट में आ जाते हैं और समुद्र में समा जाते हैं। यहाँ पे हमारी जो पुलिस की आउटपोस्ट है, हमारी कोस्टल पुलिस भी है, जो हमारी पुलिस है जी, और ऐसे वक्त हमारा जो स्टाफ होता है हम पेट्रोलिंग पे लगाते हैं जी। फायर का भी हमारे जो ड्राइवर्स है वो भी एक्टिव रहते हैं, वो भी इस एरिया में घूमते रहते हैं जी, ताकि कोई भी सडन रिपोर्टेड केस हो तो हम उसको बचा पाए। जी, लेकिन जिस तरह का हाई टाइड होता है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो कुछ लोग वॉइल करके आगे चले जाते हैं, तो उसमें केसेस डाउनिंग होते हैं कोई, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे कभी सेक्शन 141 का सहारा लेता है ताकि टोटली जो लोगों का जो जमा हो जो तरह से वहाँ पे ना है, तो ऐसे तमाम स्टेप्स लेते हैं। और कुछ ऐसे भी केसेस जो अच्छी तरह से हमने रिकवर भी किए, ड्राउनिंग होने से बचाया या ड्राउनिंग होते होते बचाया, तो ऐसे भी केसेस हैं। अच्छा, अगर बात करी जाए टूरिस्ट को मैनेज करना, यहाँ की जनता को भी मैनेज करना, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना, वीआईपी ड्यूटीज भी देखना, अरेंजमेंट्स भी देखना, पुलिस पे बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो आ जाता है, तो क्या आपके पास वो पर्याप्त स्टाफ है या कई बार जो है स्टाफ की कमी भी महसूस होती है? नॉर्मल रूटीन में स्टाफ मैं कहता हूँ सफिशिएंट है, लेकिन हाँ जो मेजर लॉ एंड ऑर्डर एलिमेंट्स होते हैं, मे बी फेस्टिवल्स रिलेटेड हो या पर्टिकुलरली वीवीआईपी एलिमेंट, जब ऑनरेबल पीएम साहब, प्रेसिडेंट एचएम साहब, तब हमें स्टाफ और अदर रिसोर्स की ज़रूरत होती है। एंड बहुत अच्छी बात है कि हमें गुजरात और महाराष्ट्र बहुत अच्छा तालमेल है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं और इस तरह से हम अपने वीवीआईपी ड्यूटीज और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज को मैनेज करते हैं और उसको अंजाम देते हैं। न्यू लॉज जब से इंट्रोड्यूस हुआ है 1 जुलाई, उसके बाद से आपकी यूटी में, आपके एरिया में कितने मामले जो हैं नए सेक्शंस के तहत दर्ज हुए हैं? और साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो मामले पहले हो चुके हैं 1 तारीख 12 बजे से पहले 1 जुलाई से, तो वो तो पुराने ही जो है IPC के तहत होंगे और जो उसके बाद हुए हैं वो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से होंगे।
तो कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्रिमिनल लॉस को अमेंडमेंट के लिए हमने सारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। यहाँ पे गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, जी हमारे जो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल है जयपुर हैदराबाद, इनसे हमने ट्रेनिंग कराई, तो हमारा सब एक कोर्स से ट्रेन हो गया है। जी पूरी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर्टेनिंग टू CCTNS है, NCRB का सपोर्ट है, CDAC का सपोर्ट है, हमारा IT सेल है, जी ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करके हमने टेक्नोलॉजिकली भी अपडेट किया है खुद को। जी जैसे पोक्सो रिलेटेड केसेस है, जी या केसेस पर्टेन टू एक्सीडेंट्स है, जी या केसेस पर्टेन टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, जी या कोई ऐसे स्पेशल केसेस उसमें हम बाहर से जो एक्सपर्ट्स हैं, जॉइनिंग जो रिटायर्ड ऑफिसर्स भी है, जी प्रोसिक्यूटर्स भी है, या रिटायर्ड जो लॉयर्स है, जो नॉट रिटायर्ड लॉयर बट जो लॉयर्स है, जो एक्सपीरियंस है, उनको हम बुला के हमारे स्टाफ को ट्रेन करते हैं और रेगुलर अपडेशन होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा करना चाहूँगी कि ये जिस तरीके से आपका एरिया है, यहाँ पर कई रिटायर्ड ऑफिसर्स रहते हैं और यहाँ पर जो है डिफेंस के भी कई लोग रहते हैं, तो कई बार सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है लॉ एंड ऑर्डर एक अलग तरीके से मेंटेन करना पड़ता है, उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। यहाँ ये जानना चाहूँगी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए पर्टिकुलरली आप किस तरीके से जो है काम कर रहे हैं? देखिए, एज फार एज सीनियर सिटीजन कंसर्न, हमारा जो ब्रीड ऑफिसर्स हैं जी वो इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने लोकल एरिया में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं या जी। जिनको कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो हम उसको वो प्रोवाइड करते हैं। उनकी कोई शिकायत को हम तुरंत एड्रेस करते हैं। जी और बाकी जो हमारा पुलिस स्टेशन लेवल का स्टाफ है जी वो रेगुलरली कम्युनिटी पुलिसिंग जो हो, जैसे अवेयरनेस कैंपेन है, बच्चों की विजिट्स थाने में कराते हैं हम। हमारे पुलिस स्टेशन का स्टाफ स्कूल्स में जाता है, गुड टच बैड टच के बारे में, ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में, अदर लॉफुल जो पॉक्सो केसेस के बारे में वो अवेयरनेस है, वुमन ओरिएंटेड कैंपेन्स हम करते हैं, अदर डिपार्टमेंट भी जुड़े रहते हैं। जी तो इस तरह की तमाम अवेयरनेस, और हम जन सुनवाई भी करते हैं। SPs DIGs को इंस्ट्रक्शन है कि रेगुलरली, मतलब मे भी 3 महीने में एक बार एक जन सुनवाई की जाए किसी थाने में जाके, ताकि एक साथ कंप्लेंट्स जो आती है वो एक साथ डिस्पोज हो जाए, जी ताकि अगर 100 कंप्लेंट्स है तो 100 लोगों की सुनवाई हो। कि हिस्ट्री सीटर्स को आप कैसे कंट्रोल में रखते हैं? ये जी, हमारे पास जो हिस्ट्री शीटर्स है उसको हम हमारा अपना सर्विलेंस डाटा होता है, जिस पे हम रेगुलरली सर्विलेंस मेंटेन करते हैं, रेगुलर विजिट्स करते हैं कि कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या उसका मैकेनिज्म है, या अगेन हिज गोइंग बैक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़, उसके फैमिली मेम्बर्स, इसका। फिर हमारा जो जेल है उसमें भी हमारा इंटरनल मैकेनिज्म होता है, जी जिसके कारण हम सर्विलेंस रखते हैं उन पे। सर, यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया जो है समुद्र से घिरा हुआ है, और कसाब की अगर मैं बात करूँ तो याद होगा इस एरिया को टच किया गया था। सी की मॉनिटरिंग के लिए किस तरीके से चीज़ें की जाती है, क्योंकि जब मौसम ख़राब रहता है तो आपकी शायद बॉर्डर जो सी पुलिस है आपका, वो उतने मुस्तैदी से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एकदम से हाई टाइड्स का है, मौसम में डिस्टर्बेंस है। तो ऐसे में किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है कि इस तरीके की कोई आतंकवादी घटना या किसी प्रकार की और स्मगलिंग वगैरह चीज़ ना हो पाए? अगर बोट्स है तो बोट्स का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, जी उसका किसके नाम से है, आइडेंटिफाइड हो, कहाँ जा रही है बोट, कब जा रही है, कितने लोग गए, कब तक ऑफ सी है, मतलब सी में है, ये जी। सारा का हम रिकॉर्ड रखते हैं। अभी हम रिसेंटली जॉइंट सर्वे भी करने वाले हैं। यहाँ पर अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जब इस तरीके की खबर आ जाती है कि कोई घटना घटित हो गई तो आम जनता के मन में डाउट्स आ जाते हैं और वो कई बार अपना प्रोग्राम भी कैंसिल कर देते हैं आने के लिए। मेरी जनता को हमारे माध्यम से आप अपनी ड्यूटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जनता को कि यूटी पुलिस DNH and DD आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो पुलिस के पास जरूर आए, और पुलिस अगर आप पे कार्रवाई नहीं कर रही है, लोकल पुलिस, तो अन्य सीनियर अधिकारी हैं, DYSPs है, DIGs है, SPs है, और मैं हूँ, तो 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर देम। सो आपके साथ है और हमेशा आपके साथ है। यहाँ की पुलिस मुस्तैदी से तैनात है, बड़ी खूबसूरत सी जगह है, कभी आप भी विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ की तमाम पुलिस के लिए एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।